दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द विच पार्ट 1। ये एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.1 है। ये फिल्म 2018 की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। तो दोस्तों, स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी चैनल पे नए वीडियोस आए तो सबसे पहले आप इसे देखें। मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो बच्चों को किडनैप कर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए एक किलिंग मशीन की तरह यूज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के ब्रेन सेल्स को फंक्शंस को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं जिनसे उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड डॉक्टर बेक होती है जो इसे कंट्रोल करती है। बट आज एक लड़की यहाँ से निकल जाती है जिसके बाद वो अपने भरोसेमंद मिस्टर चोई को उसके पीछे भेजती। बट मिस्टर चोई उस लड़की को ढूंढ नहीं पाते हैं और उसे एक लड़का मिलता है जो उस लड़की के पीछे ही गया था। इसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस असाइलम से भागी थी। इसका नाम जायूं होता है। ये खुद को बचाते हुए उस जंगल से बाहर निकल जाती है और एक फार्म में गिर जाती है। इससे काफी चोट आती है। फार्म का मालिक उस लड़की को देख लेता है और उसके पास जाता है। ये अभी भी बेहोश होती है जिसे देख उस फार्म का मालिक उसे उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसका मेडिकेशन करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है बट इसका असर इसके दिमाग में हो सकता है और शायद ये अपने सारी पुरानी यादें भूल जाए। इसके बाद वो फार्मर और उसकी वाइफ जायूं को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर देते हैं। कहानी यहाँ से 10 साल आगे दिखाई जाती है। जायूं अभी बड़ी हो चुकी है और अपने फादर को उनके फार्मिंग में मदद करती है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती है। जायूं के पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज के चलते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है जिससे उन पर काफी कर्ज हो चुका था। जायूं एनिमल्स फीडिंग शॉप से भी चारे उधार में लाती है। जायूं को ऐसे देख उसके फादर को काफी बुरा लगता है। इसके बाद जायूं स्कूल के लिए रेडी होकर बस स्टैंड पहुंचती है जहां उसकी फ्रेंड म्यूंग ही मिलती है। जायूं ज्यादा टेंस दिख रही होती है एज उसकी मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि उसका इलाज किया जा सके। म्यूंग ही उसे एक टैलेंट हंट के बारे में बताती है जिसका विनिंग अमाउंट ही 30 लाख रुपए होता है। जायूं यहाँ ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है जिससे उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। ये दोनों यहाँ से निकलकर काफी खुश होते हैं। रात को जायूं अपने घर पर होती है जहाँ उसके साथ म्यूंग ही भी होती है। इसी वक्त टीवी पर जायूं का ऑडिशन टेलीकास्ट होता है जिसे देख उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। ऑडिशन पे जायूं एक मैजिक ट्रिक भी दिखाती है जिसमें वो माइक को हवा में कंट्रोल कर रही होती है। इसे देख उसके पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं एज उन्हें लगता है कि ये सब करके उनकी बेटी कोई मुसीबत में ना आ जाए। बट जायूं उन्हें समझाती है कि ये बस एक छोटा सा ट्रिक है और कुछ भी नहीं। वो बस ये तो जीतना चाहती है जिससे वो अपनी मॉम का इलाज करा सके और उनका कर्जा चुकता हो जाए। रात को जायूं जब अपने कमरे में होती है तो उसे पैनिकिंग अटैक आने लगते हैं जिससे उसके हेड में काफी पेन होता है बट वो खुद को संभालती है। ये पैनिक अटैक उसे बीच बीच में आते रहते हैं क्योंकि उसे एमनेसिया नाम की बीमारी होती है जिसे वो अभी तक सबसे छुपाती आई है। अगले दिन जायूं और म्यूंग ही जल्दी जल्दी में स्टेशन पहुंचते हैं एज उन्हें सियोल जाना है अपने शो के लिए। ये दोनों किसी तरह से ट्रेन पे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। ट्रेन में जायूं को एक लड़का मिलता है जो उसे पहचानने की बात करता है। इन्हें लगता है कि ये ऑडिशन के चलते जायूं पॉपुलर हो गई है जिससे उसे काफी लोग पहचानने लगे हैं। बट वो लड़का जायूं का निकनेम भी जानता था। वो जायूं को बचपन से जानने की बात करता है पर जायूं उसे नहीं पहचानती। म्यूंग ही और जायूं यहाँ उसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगते हैं। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन में उस लड़के के साथ किसी का बहस हो जाता है जिससे वो उस आदमी को जान से मार देता है। उस लड़के की फिजिकल एबिलिटीज सुपर ह्यूमन की तरह होती है एज उसने उस आदमी के हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये वही लड़का है जो बचपन में जायूं के पीछे भागा था। जायूं और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी दोस्त सियोल पहुंचते हैं जहां आज जायूं का लाइव शो होने वाला था। यहाँ भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है जिससे उसका आगे के शो के लिए सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद हमें वही ऑर्गेनाइजेशन की बॉस डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई को दिखाया जाता है। ये दोनों भी वही शो देख रहे होते हैं जहाँ जायूं परफॉर्म कर रही है और डॉक्टर बेक उसे देखते ही पहचान जाती है। वो मिस्टर चोई से इसे वापस लाने को कहती है जिसके बाद मिस्टर चोई शो वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है और दोनों को गाड़ी में बैठने को कहता है
बट जायू और म्यूंग ही दोनों को थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसीलिए उसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। इसी वक्त ऑडिशन बिल्डिंग से काफी लोग निकलने लगते हैं, जिसका फायदा उठा के जायू और म्यूंग ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़कर अपने होम टाउन पहुँचते हैं। जब स्टेशन से बाहर आते हैं तो वहाँ कोई बस होती ही नहीं है और बारिश भी होने वाली होती है। म्यूंग ही अपने डैड को फोन करती है उन्हें पिक करने के लिए। जब वो फोन करने कुछ देर जाती है तभी वही ट्रेन वाला लड़का जो जायू के पास पहुंचता है और उसे थ्रेटन करने लगता है। वो जायू के फैमिली से रिलेटेड बात करता है। इससे जायू काफी पैनिक हो जाती है और पैदल ही घर के लिए निकलने लगती है। वो म्यूंग ही को अपने डैड को घर पहुंचने को कहती है, एज उसके डैड पुलिस वाले होते हैं। इधर वो ट्रेन वाला लड़का अपने साथियों के साथ जायू के घर पहुंच जाता है। वो सभी घर की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। और वो जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। उसे पुलिस की कार खाली दिखती है। तब वो घर में एंटर करती है तो कोई नहीं दिखता है। कुछ ही देर में वो म्यूंग ही और उसके फादर को देखती है, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। ये सभी कुछ टाइम के लिए काफी मजे करते हैं। बाहर बारिश बंद हो जाती है, जिसके बाद म्यूंग ही और उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं। म्यूंग ही के डैड जायू से उन लोगों के बारे में पूछते हैं जो उसके घर के पास थे। जायू कहती है कि उन्हें वो नहीं जानती, जिससे म्यूंग ही के डैड अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से निकल जाते। इधर उस ट्रेन वाला लड़का को दिखाया जाता है जिसे बेल विच भी कहते हैं। वो अपने साथियों के साथ उनके ही एक ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट और उसके परिवार को मार देता है। इधर मिस्टर चोई और डॉक्टर बेग को दिखाया जाता है। मिस्टर चोई उस लड़की को भूल जाने को कहते हैं, एज वो अभी उसके कंट्रोल से बाहर है और वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर बेग मिस्टर चोई को इस केस से हटने को कहते हैं और कहीं छुट्टी पर जाने को कह देते हैं। मिस्टर चोई उसके बात को नहीं मानता है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और मिस्टर चोई वहाँ से निकल जाता है। इधर मिस्टर चोई उनकी मेन साइंटिस्ट से मिलता है। उसका मिस्टर चोई से एक डील होता है जहाँ जायू को डॉक्टर बेग से पहले पकड़ने को कहते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। मिस्टर चोई को जायू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को कहता है, क्योंकि उसे बस उसके ब्रेन से मतलब होता है। जायू और उसका परिवार रात को डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ जायू की मदर की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगती है और वो अपनी बेटी को ही पहचान नहीं पाती है। उन्हें जायू की बचपन की ही यादें होती हैं। उनके हिसाब से जायू अभी भी वही छोटी बच्ची है, इसीलिए वो जायू को पहचान नहीं पाती है। जायू के फादर उसे कमरे में लेकर चले जाते हैं। म्यूंग ही आज भी यहाँ जायू के घर में रुक जाती है। जब ये सब सो रहे होते हैं तभी म्यूंग ही वॉशरूम के लिए बाहर जाती है और इधर जायू को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ उसे टॉर्चर किया जा रहा है और उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जायू की बीमारी की वजह से उसके हेड में एक पेन होना शुरू हो जाता है। इसी वक्त उसके फादर की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि मिस्टर चोई के लोग घर के अंदर एंटर कर चुके हैं और म्यूंग ही उनके कब्जे में है। वो जायू को कन्फ्रंट करने लगता है, बट जायू उन्हें मना करती है कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वो लड़की नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। बट म्यूंग ही को टॉर्चर करने लगते हैं। वो जायू उन्हें काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दें, बट वो लोग नहीं मानते हैं। फिर अचानक से जायू प्रो मोड में आके एक ही झटके में उसके सारे साथियों को मार देती है। वो इतनी फास्ट होती है कि उन्हें अपने गन निकालने का भी टाइम नहीं मिलता है। आखिरी में वो उनके लीडर को मारती है और मौत से पहले काफी टॉर्चर करती है। जायू इसके बाद होश में आती है, बट यहाँ म्यूंग ही उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद मेल विच भी यहाँ अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था और जायू को अपने साथ चलने को कहता है, बट जायू को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। मेल विच जायू को उनमें से ही एक कहता है जिनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है और ये सब उसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जिसके लिए अभी मेल विच और उसके साथ ही काम कर रहे हैं। मेल विच जायू को थ्रेटन करता है, अगर वो उनके साथ नहीं आ जाएगी तो वो सबको मार देंगे जिन्हें वो जानती है। सभी को इन सब से बचाने के लिए जायू उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने दोस्त म्यूंग ही से प्रॉमिस करती है कि वो वापस जरूर आएगी। इसके बाद ये लोग जायू को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में मेल विच जायू के प्लान को डिस्क्लोज करता है और कहता है कि भले ही वो हर किसी को बेवकूफ बना ले, बट उसे सब मालूम है कि कैसे उसने इतने साल तक खुद को छुपाया रखा, कैसे उसने एक ऐसे कपल को ढूंढा जो सक्सेसफुल है और उनका दुनिया में कोई नहीं, उनसे इमोशनली खुद को कनेक्ट कर लिया। जो जायू
उसके इस बात को भी डिनाई कर देती है। इधर मिस्टर चोई शहर में जितने भी एजेंट्स होते हैं सबको इकट्ठा करता है और ऑर्गेनाइजेशन पे हमला करने के लिए कहता है। इधर जायो को ऑर्गेनाइजेशन कैंप में लाया जाता है और एक एक्सपेरिमेंट लैब में बांध दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर बेग को दिखाया जाता है जो जायो को उसके पास्ट के बारे में बताने लगी है और यहाँ स्टोरी के ट्विस्ट खुलने लगते हैं। कैसे मूवी की शुरुआत में वो छोटी सी बच्ची लैब से क्यों भाग गई थी, उसे एमनेसिया की बीमारी कैसे हुई, उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली, ये सब के जवाब धीरे धीरे मिलने वाले हैं। जायो की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगते हैं और हेडेक शुरू हो जाता है। ये सब उसकी बीमारी का नतीजा ही होता है। डॉक्टर बेग यहाँ जायो को उसकी बचपन की बातें याद दिलाते हुए कहती है उन लोगों ने बहुत से बच्चों पर ब्रेन फंक्शन बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जिनमें से जायो काफी अलग थी। उनका सबसे सक्सेसफुल केस थी, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो मटेरियल्स को कंट्रोल कर सकती थी, उन्हें डिसमेंटल कर सकती थी, मैनिपुलेट कर सकती थी। डॉक्टर बेग आगे बताती हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि जायो को कंट्रोल करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि ऐसे बच्चे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें खत्म कर देंगे। इसीलिए ही वो जायो को मारने की कोशिश करते हैं पर जायो बच निकलती है। लेकिन डॉक्टर बेग को मालूम होता है कि वो बाहरी दुनिया में ज्यादा टाइम नहीं रह पाएगी ऐसी उसकी बीमारी की वजह से, जिसका इलाज उसे डॉक्टर बेग के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। जायो की बीमारी का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जिसके लिए उसे सेम डीएनए के लोग चाहिए हो जो सिर्फ उसके रियल पेरेंट्स से हो सकते हैं, पर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो जायो को वो दवा दिखाती है जिसे लेने के बाद वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर बेग उसे उस इंजेक्शन को जायो को इंजेक्ट कर देती है जिसके बाद जायो की कंडीशन स्टेबल होती है। डॉक्टर बेग यहाँ उसे कंट्रोल करना चाहती थी, इसीलिए उसने सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशन दिया था। ये इंजेक्शन जायो को एवरी मंथ लेनी होगी खुद को जिंदा रखने के लिए और इसी तरह वो उसे कंट्रोल कर सकती है। मेल विच और उसके साथी ये सब चीज अपने कैबिन से देख रहे होते हैं और यहाँ मेल विच को समझ आ जाता है कि ये सब जायो का ही प्लान होता है खुद को पकड़वाने का। तभी वो तुरंत लैब की ओर आगे बढ़ने लगता है। इधर इंजेक्शन लेने के बाद जायो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है। जायो अचानक से उस कैबिन के अंदर मौजूद आदमी को मार देती है और उसका सर कुचल देती है। ये सब देख के डॉक्टर बेग शॉक हो जाती है। दरअसल जायो को सब कुछ याद होता है अपने असाइलम से लेकर यहाँ पहुँचने तक, वो कुछ भी नहीं भूली होती है। ये सब उसी का ही प्लान होता है। जायो लैब को तोड़ते हुए डॉक्टर बेग के पास पहुँचती है और बेग के सारे आदमी को मार देती है और कहती है कि उसी ने ही बेग को मजबूर किया उसे ढूंढने पर। उसे पता था कि उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर बेग के पास ही मिलेगा और उस दिन से डॉक्टर बेग का तलाश कर रही है जब से वो असाइलम से भागी थी। जायो को पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और इसी वजह से वो डॉक्टर बेग को जल्दी ढूंढना चाहती और यही वजह थी कि वो उस ऑडिशन पर गई और वो मैजिक ट्रिक दिखाई जिससे डॉक्टर बेग को यकीन हो जाए कि यही वो लड़की है। जायो का प्लान सक्सेस हो जाता है और वो अपने आदमियों को भेज देती है उसे ढूंढने की। जायो डॉक्टर बेग से इंजेक्शन का फॉर्मूला मांगती है बट बेग उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि एक बार फॉर्मूला मिल जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। बट जायो उसके पैरों में शूट कर देती है और टॉर्चर करने लगती है जिसके बाद वो फॉर्मूला देने के लिए मान जाती है। इधर मिस्टर चोई अपने साथियों के साथ बिल्डिंग में एंटर कर चुके थे। उन्हें रास्ते में मेल विच और उसके साथी मिल जाते हैं। मेल विच और उसके एक साथी वहां से निकलकर डॉक्टर बेस के पास जाने लगते हैं और बाकी दो लोग मिस्टर चोई के लोगों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर चोई के एजेंट्स उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करने लगते हैं बट उन्हें इसका कोई भी असर नहीं होता है। मिस्टर चोई एजेंट से कहते हैं कि उनके हेड में शूट करें तभी ये लोग मरेंगे। मेल विच के साथी एक एक करके सभी को मार देते हैं। इसी दौरान मिस्टर चोई भी उनमें से एक को मार देते हैं। तभी पीछे से एक फीमेल विच एजेंट्स पर हमला कर देती है। वो एक एक करके सभी एजेंट्स को ब्रूटली मौत के घाट उतार देती है। इधर जायो डॉक्टर बेग को घसीटते हुए लैब रूम की तरफ ले जाती है जहां वो फॉर्मूले रखे होते हैं। मेल विच यहाँ जायो को जोरदार टक्कर मारता है जिसे जायो दीवार से टकराते हुए उस पर गिर जाती है बट उसे एक खरोच तक नहीं आती।
जायो मेल विच पर हमला कर देती है। मेल विच खुद को बचाने की कोशिश करता है बट जायो का कोई मुकाबला नहीं था। वो उसे काफी मारती है जिससे मेल विच ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जायो मेल विच को मारने ही वाली होती है तभी वहाँ मिस्टर चोई पहुंच जाता है और उस पर शूट करने लगता है। मिस्टर चोई को देखकर डॉक्टर बेक खुश हो जाती है और सबको मारने को कहती है। तभी पीछे से फीमेल विच आती है और डॉक्टर बेक को गन पॉइंट पे ले लेती है। मिस्टर चोई उस पर भी शूट कर देता है बट शॉकिंगली वो डॉक्टर बेक को भी मार देता है। जायो को यहाँ गोली लगने से भी कुछ नहीं होता। वो मिस्टर चोई के पास पलक झपकते ही पहुंच जाती है और उसकी धुनाई करने लगती है और कुछ ही टाइम में उसका भी खेल खत्म कर देती है। मेल विच अभी भी जिंदा होता है और जायो से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। जायो उसकी तरफ मुड़ती है। इधर फीमेल विच भी जिंदा होती है और जायो पर नाइफ से हमला कर देती है पर फायदा कुछ भी नहीं होता। जायो बहुत आसानी से उसे रोक लेती है और उसी की नाइफ से उसे मार देती है। इधर पीछे से मेल विच जायो पर गोली चलाने लगता है बट वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। जायो यहाँ इतनी पावरफुल है कि वो उसके पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लेती है। वो मेल विच को उसी के हाथों से शूट करवाती है और यहाँ फाइनली वो अपने सभी एनिमीज को खत्म कर देती है। वो इसके बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ी को देखती है और सीधे हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल में वो अपने पेरेंट्स को देखती है जहाँ उसकी मदर की कंडीशन काफी खराब होती है। उसके फादर यहाँ उसे बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो वो उसे नहीं रखना चाहते थे एज वो अपने एज के बच्चों से काफी अलग थी। उन्हें लगता था वो बहुत ही वायलेंट थी और उसके आने से उसके एनिमल्स धीरे धीरे मरने लगे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी विच को पाल लिया है बट उसकी मॉम ने समझाया कि अगर इसे हम प्यार से पालेंगे तो ये जरूर एक अच्छी इंसान बनेगी और वक्त के साथ सब बदलने लगा। उसके फादर जायो को कहीं दूर चले जाने को कहते हैं। जायो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो अपने साथ जो इंजेक्शन का स्टॉक लाई थी जिससे वो ठीक हुई थी उसके पास सिर्फ अगले 10 महीनों का ही स्टॉक होता है पर वो सिर्फ 2 अपने पास रखती है और बाकी के स्टॉक को अपने पिता को दे देती है। उसके मदर के लिए काम आएंगे और इसके बाद वो निकल जाती है। जाने से पहले वो आखिरी बार म्यूंगी से मिलती है। उसे आखिरी गुड बाय कहते हुए बिल्डिंग के बाहर ही निकल जाती है और ये मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ जायो उस मेन लोकेशन को ढूंढ लेती है जहाँ से ये सब ऑपरेट होते हैं। यहाँ उसे एक लेडी मिलती है। ये कोई और नहीं डॉक्टर बे की सिस्टर ही होती है। जायो को पता चल जाता है कि उसके बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन इसी औरत के पास है। वो औरत जायो से कहती है कि उसे वो ना मारे, वो उसकी मदद करेगी और एक शॉकिंग रिवलेशन करती है कि जायो की मदर उसके पास है और इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और ये मूवी यहाँ फाइनली खत्म होती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी विच पार्ट 1 की। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और अगर आपको पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।